Hello, it's me. Long time no see. This is episode 153 of the जिनका सीरीज एंड हम वापस आ चुके हैं आपकी कहानी लेके। पिछले हफ्ते बारिश में सारे क्या कहें जज्बात बह गए थे, तो इसलिए हम इस वक्त वापस आ चुके हैं और पहली स्टोरी हम सुना रहे हैं फ्रॉम फरिया। आई थिंक हाँ, फारिया या फरिया है, जो कि पहले भी एक दफ़ा मैं लिख चुकी। और ये स्टोरी एक कंटिन्यूएशन है अबाउट एक कैरेक्टर या एक साहब जिनका नाम बाबा लतीफ़ है। एंड ये कहते हैं कि बेसिकली इनका गांव झेलम में, और इनकी जो मतलब जो ये बाबा लतीफ़ थे, ये क्या करते थे, ये एक हवेली है किसी के साहब की, उधर कैटल वगैरह और इस तरह की चीज़ें देखते थे। तो इनकी एक अपनी सेटअप था, मतलब वहाँ पे रुकते थे रात में वगैरह वगैरह। तो जस्ट फॉर द सेक फ्लैशबैक के हिसाब से कि इनके साथ हुआ क्या था, ये वहाँ रात में रुके हुए थे, मतलब जानवर वगैरह आप आस पास थे, कोई इनकी जो ठहरने की जगह थी। तो ये रुके हुए थे, तो वहाँ पे ये एक जगह थी इनकी रुकने सोने की लेटने की, तो ये वहाँ थे। अब ये कहते हैं रात में इनको मूवमेंट सी महसूस हुई छत पे, और इस तरह जो भी वो शेड जैसी या कोई बार्न जैसी जगह थी, और उस जगह पे वो मूवमेंट की वजह से थोड़ा सा इनकी आंख खुली। अब ये अच्छे उम्र के आदमी और मतलब एक सीजन्ड किस्म के आदमी थे, तो ये डरे नहीं कि ये क्या हो रहा है। फिर इवेंचुअली क्या हुआ कि जो दरवाज़ा था या जिस जगह से एंट्री थी, वहाँ एक पर्दा सा डला हुआ था, कोई पक्का दरवाज़ा नहीं था। तो पर्दा हटा और किसी ने अंदर झांका। झांकने वाले की शक्ल जो थी बहुत बदसूरत और खौफनाक थी, और वो बकौल इनके कि एक चुड़ैल थी। इन्होंने गुस्से में आके उसकी, इनके पास एक कुल्हाड़ा या कुछ था, उसकी तरफ फेंका और वो चीज़ वहाँ से भाग गई। ये इनकी ओरिजिनल स्टोरी थी, और ये कहते हैं कि ये एज सच ख़त्म नहीं हुई थी वहाँ, और उसके बाद भी कुछ न कुछ सिलसिले चलते रहे। अब ये कहते हैं जी कि 2023 की बात है, और इन्हीं साहब की बेटी ने इनको ये स्टोरियाँ सुनाई हैं मज़ीद, कि ये क्या हुआ कि भाई इस हरकत के बाद, इस इंसिडेंट के बाद मज़ीद घर पे और हवेली पे और हर जगह कुछ ना कुछ छोटा मोटा होता रहता था। अब ये जैसे ये भी उधर ही जाया करती थी, तो बताती हैं ये खुद इनकी बेटी बाबा लतीफ़ की, कि हवेली में ऐसा लगता था कोई साथ साथ है, जबकि कोई नहीं होता था। और बाकायदा कभी कोई कपड़े खींच रहा है, इनके दुपट्टे खींच रहा है वगैरह वगैरह, ये होता था। सराउंडिंग्स में आवाज़ें आती रहती थी, और मतलब एक अजीब ही माहौल होता था। ये तो चले बात थी कि हवेली, लेकिन इनके घर पे भी ऐसा ही हालात थे कि कुछ न कुछ ऐसी फीलिंग थी जैसे कोई है और कोई ना कोई वहाँ रहता है इनके साथ। अक्सर ये भी हुआ करता था कि ये जैसे सो रहे हैं, तो बाबा लतीफ़ खुद, तो किसी ने इनके ऊपर से मतलब चादर खींच ली या कंबल खींच लिया, इनको थप्पड़ मार दिया, इस तरह का सिलसिला कुछ ना कुछ ऑन एंड ऑफ होता रहता था। एक ये अपना वाक़या बताती हैं, खुद का इनके घर में हुआ कि ये कोई काम कर रही थी, या तो किचन में थी कहीं थी, तो इनके बेटे जो थे इनके सामने से एक कमरे में जा रहे थे। इन्हीं ने किसी मकसद या किसी सिलसिले में उसको आवाज़ दी कि ये 1 मिनट रुको, लेकिन वो रुका नहीं और बिल्कुल पीठ दिखाता हुआ अपना उस कमरे में चला गया। अब ये उनके पीछे जब गई तो कमरे के अंदर कि भाई बात बात सुनो क्या हो गया, तो उसी वक्त उन्होंने देखा कि कमरे में कोई भी नहीं है और उनका बच्चा वहाँ था ही नहीं। इस तरह के मतलब कहा जाता है डॉपलगैंगर कह लें या एक हम शक्ल कह लें, ऐसी चीज़ें वहाँ होती रहती थी। अब इस तरह का भी एक वाक़या हुआ कि ये हवेली की तरफ ही जा रही थी, और एक साहब इनके गांव में रहते थे, जो कि शहर में मतलब गांव में नहीं थे, वो कहीं और थे, बाहर कहीं सऊदी अरब दुबई या कहीं काम करते थे। तो ये हवेली की तरफ जा रही थी, तो वो साहब खड़े हुए इनको नजर आए, और ये अपनी चलती जा रही थी, तो इनको एहसास हुआ कि ये साहब शायद वापस आए हुए हैं। तो उनसे सलाम दुआ, वो गांव की सेटिंग में सब एक दूसरे को जानते हैं, तो अलग सलग करने की कि कब वापसी हुई और कब आए आप, ये उस तरफ चलने लगी। चलते चलते इनको एहसास हुआ कि कुछ ये बंदा ठीक नहीं लग रहा, और थोड़ा और करीब पहुंची तो नहीं देखा कि वो बंदा तो वैसे ही बज़ाहिर नज़र आ रहा था जैसे उस गांव का था, लेकिन उसकी आंखें जो थी बगौल इनके एक अजीब ही पीले कलर की थी। उसको देखते ही इनको कुछ अजीब महसूस हुआ, और ये थोड़ा फासला अपने रास्ते में उससे क्रिएट करने लगी चलते चलते कि इसके करीब मैंने नहीं जाना। जैसे ही ये आर पार हुई, समझ लें पास किया उनको उस जगह से, तो इन्हें पलट के फिर भी देखा कि मतलब ये बंदा है कौन, मतलब आंखें इसकी कैसी हैं।
तो बकौल इनके कि वहाँ कोई भी नहीं खड़ा हुआ था। अब इस तरह के छोटे मोटे इंसिडेंट्स जब बढ़े तो इन्हीं ने बताया कि किसी को बुला के इन्हीं ने बात की और सब कुछ किया, तो इनको यही एडवाइस मिली कि हवेली के 5 हर कोने में 5 वक्त अजान की आवाज़ आनी चाहिए और इनके घर में हर वक्त सूरह बकरा चलनी चाहिए। अब बोलते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वो फीलिंग्स एंड हरकतें कम होना शुरू हुई हैं इस सब के बाद। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और आगे बात करते हैं हमारे दोस्त सनी साहब की। पिछली एपिसोड में सनी साहब ने भी 2 स्टोरियां सुनाई थी और ये मज़ीद कुछ और बताना चाह रहे हैं अपने एक्सपीरियंसेस का जो इन्हें फेस किए इन पाकिस्तान, आगे पीछे अब्रॉड इन अमेरिका वगैरह भी। अब ये बताते हैं कि इनके अब्बू और इनके कज़न, अब्बा के कज़न बेसिकली, जो इनके चचा हैं, ये अपने बचपन की बात बता रहे हैं कि ये अक्सर एक नहर का रास्ता था वो गांव के पास, वहाँ से आया जाया करते थे। तो एक शाम या रात इनका जब वहाँ से गुजर हुआ तो इनको एक खातून वहाँ नजर आई। एट स्टोरी ओल्ड एज टाइम, जो कि हम मेरे ख्याल है काफ़ी दफ़ा कर भी चुके हैं, लेकिन अब ये बताते हैं कि वो वहाँ से जाने लगी और ये भी वहाँ से चलने लगे। जाते जाते इनको पता नहीं क्या एहसास हुआ, इन्होंने थोड़ा सा आगे जाके इनसे मोटरसाइकिल नहर के किनारे रोकी और ऐसे ही पूछ लिया इनसे कि खैरियत, मतलब आप कहाँ इस तरह इधर जा रही हैं। अब ये कहते हैं कि वो हल्की सी स्माइल दे के इनकी तरफ बढ़ने लगी बात करने के लिए, कुछ कहने के लिए। तो अब इस दौरानिए में इन दोनों ने बात करते करते नीचे इनकी नज़र पड़ी तो पैरों पे, तो पैर बकौल इनके उल्टे थे और वो ही देखना काफ़ी था। अब ये मोटरसाइकिल चलाने के या उतर के जाने की कोशिश में लगे रहे, लेकिन वो उतनी देर में इनके करीब आई और करीब आके उसने सिर्फ इनको धक्का दिया था। ये कहते हैं बाइक जो है किसी चीज़ से, पत्थर वगैरह से किसी चीज़ से अटक गई और वो वहीं गिर गई और ये दोनों जाके नहर में गिरे। नहर से निकल के बड़ी मुश्किल से दूसरी तरफ ये नहर की जानबूझ के निकले देखने के लिए कि क्या सिलसिला है, लेकिन बहरहाल वहाँ से निकलते ही देखा नहीं ना कुछ नहीं, बस भाग गए घर को। घर जाके ये जाहिर सी बात है इस हालत में, ठंडी में और सब कुछ में, घर पहुँचे, तबीयत इनकी बड़ी ख़राब हुई, सब कुछ हुआ और बताया कि ऐसा सब हुआ है। तो सुबह इनकी मोटरसाइकिल रिट्रीव या लेने के लिए लोग गए। जब वो उस जगह पहुंचे नहर के पास, तो इनकी मोटरसाइकिल ऐसी हुई हुई थी जैसे कि किसी ने उसको बाकायदा, समझ ले, मोड़ दिया हो या तोड़ दिया हो, ऐसा फोर्स उस पर पड़ी थी और वो किसी काम की नहीं रही थी। ये सिलसिला था। उसके बाद ये कहते हैं कि हम लोगों ने नहर पे जाने का सिलसिला ही ख़त्म कर दिया। अब अगली कहानी ये बताते हैं अपने अमेरिकन एडवेंचर्स की। अब ये क्योंकि अमेरिका में रहते हैं, बेसिकली इनकी कहानी ये है कि अमेरिका में ट्रक ड्राइवरिंग का या ट्रक्स का ये बिजनेस करते हैं। द मेन थिंग ये करते क्या है कि एक जगह से सामान दूसरे कोने तक लेके जाते हैं, यानी न्यूयॉर्क में और कैलिफोर्निया में इनके बेसिकली सेंटर ऑफिस या सेंटर या रुकने की जगह है, और ये सामान लेके वहाँ जाते हैं और वहाँ से लेके वापस आते हैं। तो अक्सर इनका वीरानों में और ऐसी जगहों पे गुजर होता है और सड़क पे या रोड पे काफ़ी दफ़ा स्टे होता है। अब ये ट्रक्स जो है ये कोई आम ट्रक्स नहीं है हमारी वाली, ये माशाल्लाह बड़ी एडवांस किस्म की ट्रक्स होती हैं और इसके अंदर बाकायदा पीछे एक सोने की जगह भी बनी हुई होती है। आप आराम से 2 बंदे जाते हैं, एक सोता है दूसरा चलाता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और हज़ार किस्म के इसमें गैजेट्स और सेंसर्स भी लगे हुए होते हैं ताकि बंदा आराम से उसको चला सके, क्योंकि लॉन्ग ड्राइव होती है। अब ये बकौल इनके ये और इनके जो साथी थे जो चला रहे थे, उनका नाम था भारत। तो ये साहब शिफ्ट में चला रहे थे, मतलब एक चलाता था दूसरा चलाता था। अब जो इनके दोस्त भारत साहब थे, ये रात की शिफ्ट पसंद करते थे क्योंकि ये फिर अपने इंडिया मिला के फ़ोन वगैरह बैठ जाते थे, बातें करते जाते थे, लोगों से खैर खैरियत पूछते हुए, और ड्राइव करते रहते थे और ये पीछे सो जाते थे। तो इनकी इस तरह की एक सेटिंग बनी हुई थी। अब ये बोलते हैं टेक्सास के एमरीलो टेक्सास स्टेट के पास एक ट्रक स्टॉप है, यहाँ से डीजल इनको डलवाना था और ये वहाँ रुक गए। रात का कोई पहर होगा या कुछ होगा सिलसिला। अब ये कहते हैं कि अक्सर ट्रक स्टॉप्स पे जब जाते हैं तो वहाँ पे 2 रूट्स होते हैं। एक तो वापस हाईवे पे जाने का होता है और एक जो कन्वीनियंट, मतलब बड़े आराम से गाड़ी आप उधर मोड़ लें, तो वो एक और रूट होता है जो कि शहर की तरफ या उस तरफ जा रहा होता है और उधर से वापस हाईवे पे जाने के लिए कोई 5, 10, 20 मील भी आपको चलाना पड़ता है,
वापस एक लंबे रूट से आने के लिए। तो ये क्या कहते हैं, उनके जो दोस्त थे वो चला रहे थे और ये सो रहे थे। तो वो अपने फ़ोन में भी लगे हुए थे, तो उनको ख्याल नहीं आया, ये वो उस रूट पे निकल गए जो अक्सर जो होता है वो थोड़ा कम रश वाला वीराने वाला होता है। अब ये रात का कोई पहर था, अब ये जा रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि इमरजेंसी ब्रेक लगी, क्योंकि ट्रक्स में सेंसर होता है कि कोई चीज़ एकदम से सामने आए तो वो गाड़ी जो है ब्रेक मार देती है जब उस मोड पे चल रही होती है, क्या कहते हैं, क्रूज कंट्रोल या अडेप्टिव क्रूज पे। तो कलिजन ब्रेकिंग सिस्टम इनका फौरन लग गया और गाड़ी रुक गई। ये ऐसे झटके से, मतलब जहाँ सो रहे थे वहाँ से गिरते गिरते बचे। उठे, पूछा कि मतलब ये क्या हुआ। तो वो कहता है वो सामने देखो। अब ये कहते हैं कि हम एक वीरानी सड़क पे खड़े हैं, एक तरफ कुछ कब्रिस्तान या सेमेट्री जैसी कोई चीज़ लग रही है, और बीच सड़क में एक बंदा बैठा हुआ है जिसके इर्द गिर्द हल्का सा फॉग है, और बंदा बिल्कुल ऐसा है जैसे जेड ब्लैक। सेंसर में वो आ रहा है और जिसकी वजह से ट्रक इनकी रुकी हुई है और ये सामने। अब ये उसको देखते हैं, घूरते हैं, बोलते हैं क्या हो, ये कौन है, क्या है, और फिर ये सब सवाल, ये कौन सी सड़क पे आ गए। तो वो बताता है कि मैं गलती से मेन हाईवे की जगह इनर उस पर चला गया था और ये सिलसिला हो गया। तो अब थोड़ा बहुत उसको देखते हैं, सिचुएशन देख के इनको समझ में नहीं आता आखिर ये कौन आदमी है। बकौल इनके उसके इर्द गिर्द एक धुंध है जिसकी वजह से वो क्लैरिटी भी नहीं समझ में आ रही है कौन। थोड़ी देर में ये फैसला करते हैं, क्योंकि ट्रक तो चल ही नहीं रहा, कि ये सारा क्रूज मोड इसका डिसेबल करता हूँ और किसी तरीके से सब मैनुअल पे लाता हूँ, ताकि हम रिवर्स करके किसी और रूट से निकले या कुछ करें। बकौल इनके सुबह 4:40 का टाइम था जब ये ब्रेक लगी थी। अभी इन सिलसिलों में ये लगे रहे और सब कुछ होते रहे, तो बकौल इनके कि भाई सुबह होना शुरू हो गई और हल्की हल्की रोशनी आई। तो वो आदमी जो बीच सड़क इनकी रोक के बैठा हुआ था, वो ऐसे कोई स्पीड में वापस कब्रिस्तान में घुसा कि वो मतलब भागता हुआ नजर भी नहीं आया, बस ऐसे ही हम समझ लें कि जुक करके चला गया। उसके जाते ही ब्रेक्स जो लगे हुए थे बिकॉज ऑफ कलिजन वो खुल गए और ट्रक चलने के काबिल हो गया। ये वहाँ से चल पड़े और फिर इन्होंने अपने बाकी लोगों को बताया इस सड़क के बारे में, क्योंकि इनका तो काम यही है, ट्रक्स इनकी चलते थे, कि इस सड़क पे मत जाना रात के किसी पैर, यहाँ कुछ अजीब ही वाकयात और मामलात हैं। तो अब इसी साहब की एक आगे स्टोरी है। ये बात है 2022 की। तो भारत साहब जो थे वो ट्रक लोड लेके शॉर्ट ट्रिप पे शायद कह लें कि कहाँ जा रहे हैं, सियाटल वाशिंगटन से लोड उठा के न्यूयॉर्क जा रहे थे। अब ये एक रास्ते में एक जगह थी, नेशनल फॉरेस्ट है, I-90 हाईवे आइडाहो पे, और मोंटाना और आइडाहो का ये बॉर्डर है। तो बेसिकली वहाँ पे जाके एक ट्रक पार्क है, या मतलब पार्किंग की जगह, ट्रक स्टॉप है जहाँ लोग लगा अपने ट्रक्स लगा के सो सकते हैं। इन्होंने वहाँ ट्रक लगाया और मतलब आराम से फैसला किया कि बस सो जाता है। और ये बकौल इनके ये मरी जैसी जगह है, रोड्स तो बड़ी हैं लेकिन एक तरफ दरख्त ही दरख्त हैं, दूसरी तरफ खाई है, इस तरह की सड़क है। अब जनाब ये वहाँ पे सब कुछ कर करा के आराम से लेट गए, साइड पे इन्होंने ट्रक लगा दी। और रात का मतलब टाइम हो रहा था, बकौल इनके 2 बज रहे होंगे, ऐसा ही कोई टाइम हो रहा होगा। बहरहाल लेटे हुए थे ये अंदर, तो इनको एहसास हुआ कि इनको थोड़ा सा हल्का होना है। तो ये उतरे बाहर और ट्रक से उतर के इन्होंने कहा कि कौन आगे पीछे जंगल में जाएगा, वहीं पे शुरू हो गए। इतनी देर में ये कहते हैं कि जनाब इनकी मतलब नज़र सामने एक दरख्त पे पड़ी। दरख्त पे ये कहते हैं कि कोई चमकती हुई आंखें इनको नजर आई। उसी हालत में ये उसको देखने लगे, तो इन्होंने देखा कि दरख्त के ऊपर कोई एक इंसान नुमा चीज़ है जो कि फुल काली है, और उसकी लाल आंखें हैं जो चमक रही हैं रात में जैसे बिल्ली की चमकती हैं, और वो इनकी तरफ देख रही है। अब ये थोड़े से मतलब ऑब्वियसली हकला गए, मतलब डर गए कि ये क्या देख रहा है मुझे। तो ये कहते हैं कि वो चीज़ जो है वो इनको मतलब फोकस में इनको करके आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगी, और जैसे ही ये हिले तो बड़ी स्पीड में इनकी तरफ आई और ये ट्रक में घुस गए और इन्हें दरवाज़ा बंद कर दिया। इस हालत में ये दरवाज़ा बंद करके कह रहे हैं कि अंदर बैठ के इन्होंने जो कुछ इनको आता था अपना वो इन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। और वो बाहर चीख रही है, कभी हंस रही है चीज़, कभी दरवाजे पीट रही है, कभी छत पे चढ़ती है, कभी मार रही है, ये सब कुछ कर रही है। और ये
इसी कश्मकश में और उस हालत में कि मतलब कोई चीज़ उनका पहरा लगा रही है, ये बेहोश हो गए, मतलब इनको चक्कर आने लगे तो बेहोश हो गए। अब ये हमारे दोस्त सनी कहते हैं कि इनको पुलिस की कॉल आई कि वहाँ सुबह 10 बजे मतलब अलाउ होता है रात में, लेकिन सुबह होते ही वहाँ पे ट्रक्स का रुकना या शोल्डर पे खड़ा होना अलाउ नहीं है। तो पुलिस वाले आ जाते हैं लोगों को उठा के कि बस भाई निकलो यहाँ से, चलो। तो ये पुलिस वाले आए और उन्होंने मतलब पहले कोशिश की कि कोई खोले, आवाज़ दी, सब कुछ किया, किसी ने जवाब नहीं दिया। इन्होंने इधर उधर देखना शुरू किया, कोई जवाब नहीं मिला। तो इन्होंने ट्रक का मतलब लाइसेंस वगैरह देख के ओनर को डायरेक्ट मिला दी कॉल, जो कि इनको कॉल लगी। उसने इनको बताया कि भाई ये आपकी ट्रक यहाँ खड़ी हुई है XYZ, और आपका ड्राइवर शायद भाग गया है या पता नहीं कहाँ चला गया है, और दरवाज़ा भी हम पीट रहे हैं लेकिन कोई जवाब ही नहीं दे रहा। जो ऐसा सा है और ऐसा सिलसिला है। इन्होंने कहा मैं चेक करता हूँ, इनके पास एक सिस्टम है जिससे पता चलता है कि वो जो ड्राइवर का फ़ोन है वो ट्रक के ब्लूटूथ से कनेक्टेड है कि नहीं। इससे इनको अंदाज़ा हो गया कि ड्राइवर अभी भी, उसका फ़ोन तो इसी जगह पे है, यानी ड्राइवर दूर तो नहीं जा सकता बगैर फ़ोन के, तो वही है। ये बात करने के बाद इन्होंने उसको बोला कि भाई आप जो है वो ट्रक को खोलें और अंदर मतलब देखें कि क्या सिलसिला है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है वो बंदा बीमार हो गया या कुछ हो गया उसको। वे कहते हैं पुलिस वालों के अपने तरीके हैं खोलने के, उन्हीं ने खोल लिया। और उसके बाद अंदर देखा तो वो बंदा बेहोश पड़ा हुआ था और उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई हार्ट अटैक या कुछ हो गया। तो उसको अस्पताल लेके भगाया गया वहाँ से फ़ौरन। अस्पताल जाने के बाद उनकी हालत थोड़ी जब बेहतर हुई तो इन्होंने जाके पूछने की कोशिश की। उस बंदे की वाइफ भी वहाँ पहुँच गई, सब कुछ हो गया, लेकिन उसने इनको कुछ नहीं बताया। और फिर ये वापस, जब वापस आ गया न्यूयॉर्क या जहाँ से भी ये ऑपरेट करते हैं, वहाँ जाके इन्होंने पूछा कि भाई क्या हुआ था वहाँ। तो उसने सिर्फ इनसे ये कहा कि मैं अब नौकरी करना नहीं चाहता ये वाली ट्रक वाली, मेरे साथ मतलब जो हुआ है। और अब एक 7-Eleven पे वो काम कर रहे हैं। और फिर उन्होंने ये पूरी स्टोरी बताई कि मैं रात में मुझे घिरा गया था और वो चीज़ मुस्तकिल दरवाजे शीशे पीट रही थी, कभी मुझ पे हंसती थी, कभी मुझ पे चीखती थी, और मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। तो आज के बाद मैं ट्रक नहीं चलाऊंगा। अब ये कहते हैं सर से को काफ़ी टाइम भी हो गया और मुझे वो अक्सर कभी कभी मिलता भी है। तो मैं उससे हर दफ़ा ये कहता हूँ कि ये नो, अब मेरे पास अभी भी ऑप्शन है ड्राइविंग की, अगर तुम्हें करनी है तो। बिजनेस तो चल रहा है। जिस पे वो बोलता है कि मुझे अब ये काम नहीं करना, नेवर एवर। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। अगली स्टोरी आ रही है अब्दुल हादी साहब की, और अब्दुल हादी साहब पहली स्टोरी अपनी नानी की बताते हैं। और वो बताते हैं कि उन्होंने उनको बचपन में सुनाई थी और वगैरह, कि उनके वालिद की बेसिकली कहानी है। प्री पार्टीशन दौर था, अहमदाबाद में वो रहते थे। और काफ़ी अड़ोस पड़ोस में जाने के लिए बकौल इनके कि पैदल जाया करते थे जब कहीं सफ़र करना होता था किसी ज़रूरी काम से। तो इसी तरह एक सफ़र पे ये निकले हुए थे और असर का वक्त था और उन्हें एक अजान की आवाज़ आई। अब भी जंगल में थे, लेकिन बहरहाल आवाज़ एक इनको आई और बस आवाज़ को फॉलो करते हुए ये मस्जिद चले गए कि मैं चलो नमाज ही पढ़ लूँ असर की। अब ये कहते हैं नमाज वमाज के लिए अंदर गए तो कुछ लोग वहाँ मौजूद थे और बस ये सफ़ में शामिल हो गए। असर का वक्त था और फिर बस वज़ू वगैरह करके ये मस्जिद में चले गए, वहाँ कुछ लोग थे और ये सफ़ में शामिल हो गए। नमाज पढ़ते पढ़ते जब ये रुकू में गए तो इनकी इधर उधर के लोगों के पैरों में नज़र पड़ी, तो या तो थे नहीं या उल्टे थे। और कुछ इस तरह का कुछ अजीब सा माहौल था। ये देख के बहुत परेशान हुए कि मैं कहाँ आ गया हूँ। और मैं जल्दी से, ये कहते हैं वक्त से पहले नमाज में पढ़ते रहे, और जैसी नमाज ख़त्म हुई बस वहाँ से उठ के बाहर निकल गए। बाहर निकल के पलटे नहीं, और फिर उसके बाद घर जाके ही सांस ली। और ये कहते हैं कि कोई ऐसी मस्जिद थी जहाँ जिन्नात नमाज पढ़ रहे थे, तो वहाँ से इनका जाने का इत्तेफाक हो गया था। अगली कहानी ये बताते हैं कि 1 महीना पुरानी है तकरीबन। इनके चाचा और चाची अपनी 8 साल की बेटी के साथ एक फ्लैट में शिफ्ट हुए थे, जो कि कहते हैं गोली मार के आसपास है कहीं। अब वहाँ पे इनको रहते हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था, 6 महीने हुए होंगे या उससे ज़्यादा। तो ये इनकी चाची जो थी अक्सर कंप्लेन करती थी कि घर में वो कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करती। ऐसा फील होता है जैसे कि उनके साथ साथ कोई है,
और दूसरे कमरों में से आहट की आवाज़ आती थी, जैसे कि कुछ मूवमेंट है। दूसरे कमरों में से इनको आवाज़ आती थी जैसे कोई आहट है, मूवमेंट है, कुछ है। और छत के ऊपर भी खाली फ्लैट था जिसमें सामान घसीटने की आवाज़ें आती रहती थी। इन्होंने इस चीज़ को काफ़ी हद तक इग्नोर किया जितना किया जा सकता था, और बकौल इनके कि हमेशा एक अजीब सी फीलिंग ही रहती थी, और कभी इस चीज़ को मतलब सर हावी अपने ऊपर होने नहीं दिया। पंखे भी बंद होते थे, लाइटें भी बंद होती थी कमरों की, मतलब बाकायदा ऑन करके आओ, कोई बंद कर देता था। ये सब सिलसिले वहाँ चल रहे थे। अब एक दिन तो ऐसा भी हुआ कि एक कमरा था जहाँ पे कहते हैं कि पर्दे डले हुए थे, और वहाँ लाइट ऑन थी, पंखा ऑन था। तो वहाँ पे देखा कि सब बंद किया हुआ है, लाइट पंखे, और पर्दा हिल रहा है, और पर्दे के पीछे बाकायदा शेप है जैसे कि कोई वहाँ मौजूद है और पर्दे को हाथ से हिला रहा है। जब जाके चेक किया तो पता चला जी कि पर्दा जो है वो उसके पीछे कोई नहीं है, और ये सब कहने की बातें। अब ये सब तो आम बात थी और डिस्कस होती थी, तो इसको इग्नोर कर दिया जाता था कि एक दिन इनकी ये बेसिकली जो इनका अपना घर, दादी का घर जो है, वहाँ से मतलब फ़ोन आया कि भाई आप लोग ज़रा आएँ। तो ये लोग पूरी फैमिली दादी के यहाँ गई, तो उन्होंने देखा कि चाची वहाँ मौजूद हैं, और उनका सर जो है वो फटा हुआ है, चोट लगी हुई है, और उसमें से खून बह रहा है, और उस पर पट्टी वगैरह वगैरह हो रही है। चाचा को फ़ोन किया गया, सब कुछ किया गया, और पूछा गया कि ये क्या हुआ है। इस पे उन्होंने बताया कि मैं फ्लैट में थी, बच्ची जो थी वो मोबाइल पे गेम खेल रही थी, 8 साल की इनकी बच्ची है, साल की, और ये किचन में अकेली कोई काम कर रही थी। इन्होंने देखा कि इनके ही मतलब घर के एक रूम में से, फ्लैट के रूम में से एक औरत निकल के किचन की तरफ आने लगी, जो हू बहू इनकी ही शक्ल की थी। वो इनके सामने आई, और इनके बिल्कुल आमने सामने खड़े होकर इनको देख के मुस्कुरा रही थी। फिर उसने इनको धक्का दिया, धक्का ऐसे जोर से दिया कि ये गिरी और इनका सर लगा, और सर मतलब चोट लगने की वजह से थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गई। फिर ये थोड़ी सी देर में जब होश में आई तो इन्होंने जल्दी से बच्ची को उठाया और बस फ्लैट से निकल के भाग गई। अब ये सिलसिला सबने सुना, और फिर बात हुई कि मतलब चचा को कहा गया कि मतलब आप आएँ और ये जगह छोड़ें, और ये किस किस्म की जगह आपने रेंट पे ले ली। इस पर उन्होंने बहस की कि नहीं, ये सब वहम है, फिसल गई होगी, चोट लग गई होगी, अब ये वहम हो गया कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, और ये बातें हुई। इन्होंने बहरहाल घर जाने से इनकार कर दिया, और फिर चचा ने कहा कि मैं चलो मैं जा रहा हूँ, कल देखा जाएगा। जिस पे सब ने इनको बोला नहीं जाओ, लेकिन वो घर चले गए। अब कहते हैं रात में ही कोई 3-4 बजे ये वापस आ गए, और फिर जब इनसे पूछा गया क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैं चेंज करके जब बेडरूम में जाके लेटा, और जब मेरी आंख लग गई, मैं सो गया, तो मेरी आंख खुली कि बेड हिल रहा था, मतलब बाकायदा उछल रहा था। और जब ये होश में आए तो किसी ने इनका गला दबाना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किलों से ये मतलब जो आप कर सकते थे करके, दुआएं पढ़ के वहाँ से निकल के भाग के आए हैं, और अब जो है बस उस जगह का मतलब से जान छुड़ानी है, जो कोई बहुत ही ख़राब जगह है, और वापस नहीं जाना। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। अगली स्टोरी अचल चित्रा साहब की है, जो कि लिखते हैं कि ये नैनीताल करके एक जगह है, विच इज़ बेसिकली अ हिल स्टेशन जैसा इलाका है, ओवरसीइंग द हिमालयाज। ये वहाँ 2004 में गए थे जब छोटे थे, और वहाँ पे मतलब फैमिली के साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सब कुछ। वो बेसिकली एक लेक है, लेक के इर्द गिर्द ये जगह बनी हुई है। एक तरफ आबादी है, एक तरफ हिल स्टेशन है, इस तरह की जगह है। अब ये कहते हैं कुछ खाने की वजह से इनकी पेट खराब हो गया, तबीयत भी खराब हो गई, तो इनके ज़रा घूमने फिरने के ट्रिप कैंसिल हो गए। थोड़ा घूम फिर रहे थे, लेकिन मतलब फिर इतना जिस तरह सोचा था कि हिल स्टेशन पे आए में इधर उधर जाएंगे, वैसा कर नहीं रहे थे। अब इसी इलाके में एक लेक के पास ऐसी जगह में एक जगह है, वहाँ पे स्केटिंग रिंग है। स्केटिंग रिंग पे बाकी जो अपने बच्चों के साथ या कजन्स के साथ या भाइयों के साथ ये अपनी स्केटिंग कर रहे थे, और वहाँ घूमते घूमते, अब तबीयत इनकी फिर भी ख़राब थी, लेकिन क्या घर पे बैठने के लिए या होटल में बैठने के लिए तो नहीं आए थे। तो ये कहते हैं कि वहाँ बैठे बैठे मतलब घूम रहे थे, स्केटिंग कर रहे थे, तो इनकी नज़र पड़ी एक पेड़ के नीचे। वहाँ से घर जाने लगे तो इन्होंने देखा कि कोई बुढ़िया नीचे बैठी हुई है,
और वो इनको इशारे कर रही है। जब ये उसके करीब गए तो वो देखा कि वो शहतूत होता है, मलबरी जिसे कहते हैं, वो बेच रही थी और इन्हें कहा कि ले लो। अब वो थोड़े से ऐसे लग रहे थे, मतलब बस इंटाइसिंग लग रहे थे, खाने का दिल कर रहा था उनको। तो इन्होंने कहा मेरे पास तो उस वक्त इनकी जेब से कोई 10 रुपए निकले और वो ढेर सारे थे। तो उसने कहा कोई बात नहीं, और वो 10 रुपए लेके उसने वो मलबरीज या शहतूत इनके हवाले कर दिए और इनको कहा कि इसको खा के तुम्हारी तबीयत भी बेहतर हो जाएगी। इन्हें अजीब सा लगा, लेकिन फिर सोचा कि भाई अच्छी उम्र की औरत है, हो सकता है पहचान गई होगी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और ये ले गए। अब ये कह रहे हैं खा के वाकई तबीयत थोड़ी बेहतर महसूस होने लगी, लेकिन ये बात बड़ी वियर्ड लगी। और इतना सारा फ्रूट इसको दिया था कि मतलब अकेले के खाने का था नहीं, तो वो बाकी लोगों में भी इसने बांटे और बाकी रिश्तेदारों में भी बांटे, सब ने खाए। और बड़े मतलब लोग खुश हुए कि मतलब बड़ा फ्रेश फ्रूट था और उन लोगों ने तो कभी खाया नहीं था शहतूत, तो उनके लिए बड़ा मतलब एक एक्सपीरियंस था। अब ये कहते हैं कि फिर जब ये तबीयत ठीक हो गई, एक आध दिन के बाद ये कहीं जा रहे थे, तो इन्होंने सोचा कि भाई वहाँ जाके मज़ीद उससे औरत से कुछ फल लेता हूँ और चलते हैं। वहाँ जाके देखा तो वो नज़र नहीं आई। आगे पीछे ढूंढने पे भी मिली नहीं, तो इन्होंने किसी से पूछा कि यहाँ एक औरत थी जो फल बेचती थी, वो कहाँ गई, और उसकी डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी दी। तो एक साहब ने इनको बताया कि वो यहाँ कई साल बैठती थी, लेकिन अभी हाल में ही कुछ अरसा पहले ही वो उसका उसकी मौत हो गई थी। क्योंकि हिल एरिया है और बसों में लोग आते जाते हैं, तो वो जिस बस से आ रही थी तो वो खाई में गिर गई थी, और जितने लोग उसमें सवार थे इंक्लूडिंग दैट औरत, तो वो मर गई। जिसके ऊपर ये बड़े हैरान हुए, थोड़ा और पूछने लगे कि भाई मतलब ये क्या सिलसिला है। तो किसी ने उनको बताया कि भाई बड़ी मजबूर थी, उसका बेटा मर गया था, तो लोगों को, बच्चों को अपने पालने के लिए, मतलब बेटे के, ये काम करती थी। और वो आज भी अक्सर कभी कभी लोगों को जो बाहर से आते हैं इस पेड़ के नीचे बैठी हुई दिखती है। थैंक यू अचल फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। अब हम आगे बात करते हैं हैदर साहब की, जो अपने मामू की एक स्टोरी सुनाते हैं, जो कि उनके मामू की जॉइंट फैमिली थी, भाई, छोटे मामू, खाला, नानी और इस तरह की छोटी नानी और छोटे नाना वगैरह वगैरह, तो 13 लोग एक जगह रहते थे। अब हुआ यूं कि वो मालिक मकान ने उनको कहा कि जगह खाली कर दें फॉर एक्स वाई जेड रीज़न, कि मतलब एक जगह हमें चाहिए वापस, और आप बस खाली कर दें। अब ये परेशान होगा कि 13 लोगों के लिए हिसाब से कोई जगह ढूंढना आसान काम तो नहीं। ढूंढते ढूंढते रियल एस्टेट वाले की महीने के बाद एक कॉल आई कि एक जगह निकली है नॉर्थ कराची में, 11A का एरिया है, और वहाँ पे एक जगह है जो काफ़ी बड़ी है, और आप वहाँ पे सारे फिट आ सकते हैं और किराया भी मुनासिब है। तो ये वहाँ चक्कर लगाने चले गए। अब जब वहाँ चक्कर लगाने चले गए तो बकौल इनके कि इनके जो नेबर्स थे वो इनको घूर ज़रूर रहे थे कि इस घर में आ रहे जा रहे, लेकिन कोई कुछ कह नहीं रहा था। अब इन्होंने 2 दिन में वहाँ शिफ्ट हो गए, क्योंकि इनके सर पे एक तलवार लटकी हुई थी कि बस ये जगह छोड़नी है। तो इन्होंने वो जगह बस फारिग की और ये वहाँ शिफ्ट हो गए और सब सेट हो गया। अब शुरू में ये कहते हैं कि एक हॉल और किचन का एरिया था, जहाँ पे इलेक्ट्रिशियन को बुला बुला के थक गए, वो आए, वो लाइटें सही करे, लेकिन वो या तो जले नहीं, और अगर जले तो वो बल्ब भी फट जाए कि वो दोबारा मतलब कुछ ना हो। और इलेक्ट्रिशियन आके बोले कि यहाँ कोई शॉर्ट नहीं है, सब कुछ ठीक है, लाइटें भी ठीक हैं, सब कुछ ठीक है। ये कर करके ये वैसे ही परेशान थे। उसी दिन इनकी बड़ी खाला आई और जो है वो घर देखने लगी जहाँ ये लोग सब शिफ्ट हुए थे। अब देखते देखते शाम हो गई और मगरिब के करीब ये छत पे मौजूद थी, जिस पे इनके नेबर्स ने उनको बोला कि आप यहाँ मगरिब के बाद मत आया करें। इनको बड़ा अजीब लगा और ज़्यादा इस बारे में सोचा नहीं, और क्या कहते हैं ये नीचे उतर गई। 2 दिन के बाद उस घर में कुछ अजीब व गरीब चीज़ें महसूस होने लगी। अब इनके जो मामू हैं ये बताते हैं कि बच्चा जो था इनका छोटा था, तो ज़ाहिर है उसका डायपर गंदा हो गया, तो बाहर फेंकने के लिए उनकी बीवी ने कहा कि भाई रात का कोई पहर था, जाओ बाहर, कमरे से बाहर कोई डस्टबिन है उधर फेंक के आ जाओ। ये कमरे से बाहर निकले और जैसे ही डस्टबिन की तरफ बढ़े तो वो डस्टबिन हिलना शुरू हो गया, और ये देख के परेशान हो गए कि ये हो क्या रहा है। और उसी अंधेरे में
उनको दो आंखें नजर आईं जो बहुत चमक रही थी, बिल्लियों की तरह, इस तरह रात में होती हैं। ये बस देख के वहां से भाग के कमरे में घुस गए, और आयते वायते पढ़ के चुप होकर बैठ गए कि भाई किसी और को बताऊंगा तो वो डर जाएंगे, हो सकता है ये कुछ और हो और मैं गलत समझ रहा हूँ। अगले दिन उनके छोटे भाई यानी इनके छोटे मामू अपने कमरे में सो रहे थे और काफ़ी ठंडक महसूस हो रही थी, तो उनकी वाइफ ने उनको कहा कि खिड़की बंद कर दो, तो वो उठे, उन्होंने खिड़की बंद कर दी। थोड़ी देर ही के बाद उनको आवाज़ आने लगी कुछ हिलने जुलने की, तो जाके खिड़की देखा तो खिड़की खुली हुई थी। अब वहाँ फिर वो जाके बंद करने के लिए उठे तो उन्हें देखा कि खिड़की के बाहर एक औरत खड़ी है जिसकी आंखें मतलब ग्लो कर रही थी, सफ़ेद थी, और एक अजीब तरीके से जैसे अंधेरे में ग्लो होती हैं वैसे कर रहे थे ये। इन्होंने बस खिड़की बंद की और जाके लेट गए और किसी को कुछ बताया नहीं कि मैंने क्या देखा। उसी रात जो इनकी खाला थी, बड़ी खाला जो आई थी, उनके बेटे सो रहे थे और हॉल में ही सो रहे थे, तो उनको किसी ने उठाया और बोला उठो, और कह रहे हैं बहुत हैवी आवाज में। इनको लगा शायद कि जो उठा रहा है वो कोई इनकी अपनी अम्मा है जो फजर के लिए उठा रही है, कुछ सिलसिला है। तो वो जब उस बंदे ने इन पे फिर चीखना शुरू किया, उनको ज़रा सख्ती से हिलाया तो ये उठे, तो उन्होंने देखा कि खिड़की के अंदर मतलब खिड़की में से एक हाथ आया हुआ है जो कि इनको हिला रहा है, और वो जैसे ही उठे तो वो हाथ वापस चला गया। ये उठ के भागे और सीधा अपनी नानी के पास चले गए और रात उन्होंने उन्हीं के साथ गुजारी। सुबह उठते ही इन्होंने ये तस्करा सबसे किया कि ये क्या हो रहा है घर में, तो फिर सब ने आहिस्ता आहिस्ता अपना अपना सब बताने लगे। जिस पे इनकी नानी कहती हैं कि मेरे लिए तो ये घर बड़ा अच्छा है, मुझे तो बीमारी फील नहीं होती और ऐसा लगता है कि कोई आके मेरे हाथ पैर दबाता है रात में। बहरहाल इन लोगों ने फैसला किया कि ये कुछ हालात ठीक नहीं है और इस घर को छोड़ें, लेकिन इनकी छोटी नानी और नाना ने जाने से इनकार कर दिया कि ये तुम लोगों का वहम है और तुम लोग पागल हो गए हो। ये कहती हैं सब लोग चले गए और वो लोग घर में थे। मगरिब के टाइम पे नाना ने इनके जो थे घर में मौजूद कुरान पढ़ना शुरू किया, तो लाइटें जल बुझ होना शुरू हो गई और अजीब हालत होने लगी घर में। नानी ने भी दुआएं पढ़ना शुरू की और फिर कुछ ऐसा फील हुआ जैसे कोई गला दबा रहा है इनका, तो ये वहां से निकल के भागे बाहर की तरफ। बाहर की तरफ जब भागे तो गेट लॉक थे सारे, जबकि खुले मतलब अंदर से खोल रहे हैं लेकिन खुल नहीं रहे। इन्हीं ने लोगों को फ़ोन किया और फिर इनके जो रिश्ते में फूफा लगते हैं बड़े रिलीजियस आदमी, वो घर गए इनके खोलने, तो दरवाज़ा ना खुलने देखा कि खुल क्यों नहीं रहा है जबकि लॉक भी नहीं है। तो उन्होंने कुछ चीज़ें पढ़ी, कुछ कुरानी आयतें पढ़ी, जिसकी वजह से दरवाज़ा फिर खुल गया और ये लोग वहाँ से निकल के भागे। अगले दिन मामू इनके और फूफा इस घर गए वापस की चीज़ें अपनी उठाना शुरू करें और जगह से मतलब जान छुड़ाएं। तो इनके फूफा को कुछ फील होने लगा, तो ये एक जगह गए, एक स्टोर तक पहुंचे जो कि बंद था, और उसको जब खोला तो अंदर एक दुल्हन के कपड़े रखे हुए थे और कुछ और चीज़ें भी मौजूद थीं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टेलिंग दिस स्टोरी, सेंडिंग द स्टोरी इन, और दिस वाज एपिसोड 153। एज यूजुअल ज़्यादातर हमारे मसले मसाइल जो निकलते हैं वो रेंटेड प्लेसेस फॉर चीप मनी और इस तरह के मसले जो होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ बताने का रिवाज तो है नहीं। और जैसे जापान में होता है कि कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं या कुछ अजीब या कुछ कत्ल या कुछ ऐसा हो जाए तो उसकी एक अलग लिस्टिंग होती। हमारे यहाँ बताने की जहमत तो कोई करता नहीं है, लेकिन बहरहाल फिर जिसकी वो जगह है वो भी तो फिर कोई प्रॉपर्टी सस्ती चीज़ तो होती नहीं है, तो वो एक अलग उसका जहनियत होती है। लेकिन बहरहाल थैंक यू फॉर टेलिंग दिस स्टोरी, एंड उम्मीद है कि आप लोग और ईमेल्स करते रहेंगे, और बाकी फिर कंटिन्यू करते हैं विद अदर स्टोरीज। और वन मोर थिंग कि सिग्नेचर स्टोरी जिस तरह मैंने अभी डाली थी लास्ट वीकेंड, कोई कुछ भेजना चाहे रिटर्न मतलब कोई राइटर साहब हो या कुछ हो, तो देर ऑलवेज वेलकम टू ईमेल एंड वी कैन ट्राई इट आउट। तो थैंक्स अगेन एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।